हेलो एवरीवन, मैं हूं गौरव काकरान और एक बार फिर हाजिर हूं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर जो हाल ही में न्यूज़ की हेडलाइन बना हुआ है, जो कि आपकी और हमारी जेब को भी प्रभावित करता है। क्या है वो मुद्दा जो कि हाल ही में लोकसभा में पेश किया गया है हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। आज हम बात करने वाले हैं न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 के बारे में। अगर आप एक प्राइवेट नौकरी करने वाले हों, सरकारी नौकरी करने वाले हों, या फिर आप एक बिजनेसमैन हो, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपना इनकम टैक्स भरते होंगे। ये जो इनकम टैक्स आज तक भरा जा रहा था या हम लोग भरते थे, ये भारत सरकार के अधिनियम जो कि इनकम टैक्स एक्ट था 1961, उसके अनुसार आज तक हम ये इनकम टैक्स भरते आ रहे थे। लेकिन हाल ही में हमारी निर्मला सीतारमण जी द्वारा एक बजट पेश किया गया था, जिसमें उन्होंने एक नए बिल को लेकर चर्चा की थी, जो कि क्या था, न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 हम लाने वाले हैं। और उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हम डालेंगे जिससे इनकम टैक्स को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और आम आदमी भी इनकम टैक्स के नियमों को समझ पाएगा। पहले असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर को लेकर बहुत कन्फ्यूजन रहता था। उसके लिए भी इन्होंने एक नया सिस्टम लॉन्च किया है। उसको हटा के भी इन्होंने सिर्फ एक चीज़ डिक्लेयर कर दी है, जो कि क्या होगी, टैक्स ईयर। इस पर भी हम डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। फिर इन्होंने कुछ जटिल शब्द थे जिनको लेकर कन्फ्यूजन रहता था, उनको भी आसान कर दिया है। उसके ऊपर भी हम चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। देखिए, हर संडे हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आते हैं जो आपके और हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करता है, आपकी और हमारी जो जेब है उस पे कहीं ना कहीं प्रभाव डालता है। आप चाहे एक 9वीं 10वीं के स्टूडेंट हो, चाहे आप एक ग्रेजुएट हो, चाहे आप सैलरीड हो यानी कि नौकरी पेशे वाले हों, या फिर आप व्यवसाय करते हो, सभी के लिए ये वीडियो बड़ी हेल्पफुल होती है और बहुत ही नॉलेजेबल होती है। तो इसीलिए पूरे हफ्ते डिटेल और रिसर्च करने के बाद हम आपके लिए हर संडे एक नया टॉपिक लेकर आते हैं। इससे पहले एक वीडियो हमने बनाई थी जो कि थी टोल टैक्स को लेकर। भारत सरकार एक टोल टैक्स को लेकर नया नियम ला रही है, उसकी बारे में हमने उसमें चर्चा की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में आपको दे दूंगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। और इसी तरह की वीडियो आपके पास आती रहें और आपकी नॉलेज है बढ़ती रहे, आप अपडेट रहें कि हमारे देश में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, और देखते हैं क्या क्या बदलाव हुए हैं नए इनकम टैक्स बिल में, जो कि आपके और हमारे लिए ज़रूरी हैं। बात करें अगर हम इनकम टैक्स स्लैब की, तो हाल ही में बजट पेश किया था श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, जो हमारी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने। पहले क्या होता था, पहले हमारी जो टैक्स स्लैब होती थी, यानी कि जो हम अपनी इनकम पर जो हम टैक्स देते थे, वो किस किस तरह से होती थी, उसके बारे में इधर मैंने लिखा है। और इस बजट में किस तरीके से बदलाव हुए उसको मैंने इधर लिया है। पहले मैं हल्की सी जानकारी आपको, छोटी सी जानकारी बजट पर हल्की सी दे दूंगा कि इनकम टैक्स कैसे कैसे लगता है। उसके बाद ये नया टैक्स बिल कैसे आया है, इससे क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले एक पृष्ठभूमि में आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए, पहले 3 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम थी तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता था। और अगर आप 3 लाख रुपए से 7 लाख रुपए तक आप कमाते थे तो उस पर टैक्स जो लगता था वो 5% लगता था। 7 लाख से 10 लाख तक की अगर आपकी वार्षिक इनकम है तो आपको 10% टैक्स देना होता था। और 10 लाख से 12 लाख तक 15% देना होता था। फिर 12 लाख से 15% पर 20%, और 15 लाख से ऊपर आपको 30% टैक्स देना पड़ता था। तो गवर्नमेंट ने इसको थोड़ा सा सुधारा है, और सुधारने के बाद क्या कर दिया है कि 3 लाख की जगह अब आपकी इनकम अगर 4 लाख रुपए तक है तो आपको कोई भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। और बात करें 4 लाख से 8 लाख तक, इसको 5% देना है। 8 लाख से 12 लाख तक कितना है, 10%। 12 लाख से 16 लाख तक आपको 15%, और 16 लाख से 20 लाख तक आपको देना है 20%। 20 लाख से 24 लाख तक 25%, और 24 लाख से ऊपर आपको कितना देना पड़ेगा, 30%। तो पुराने
के हिसाब से 15 लाख से ऊपर देना पड़ता था 30% टैक्स। अब आपको 24 लाख से ऊपर इनकम अगर है तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स में गवर्नमेंट ने आपको राहत दी है। और निर्मला सीतारमण जी ने एक चीज और बताई इसमें कि यदि आप 12 लाख रुपए तक कमाते हैं तो आपको 0 टैक्स देना पड़ेगा। तो दो चीजें आपको कंफ्यूज कर रही होंगी। एक चीज तो ये कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि 12 लाख रुपए तक आपको 0 टैक्स देना है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं यदि आप 8 लाख से 12 लाख तक कमाते हैं तो आपको 10% टैक्स देना है टैक्स स्लैब के हिसाब से। तो ये एक कंफ्यूजन हो सकता है सभी के दिमाग में हो, लेकिन इस पर चर्चा हम अभी नहीं कर पाएंगे। अगली वीडियो इस पर डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि ये 12 लाख रुपए तक 0 टैक्स क्या है, ये क्यों नहीं देना पड़ेगा, और ये जो 8 लाख से 12 लाख रुपए तक जो टैक्स स्लैब है ये 10% किस तरीके से काम करेगा। इन चीजों के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे जो काफी लंबी भी वीडियो होने वाली है। तो आज हम न्यू इनकम टैक्स बिल के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप इस मुद्दे पर कंफ्यूज हैं कि 12 लाख रुपए तक 0 इनकम टैक्स कैसे है, तो आप मुझे कमेंट करिए, तो मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उस वीडियो को बनाने की कि क्या आप इस मुद्दे पर भी वीडियो चाहते हैं। फिलहाल हम बात करने वाले हैं न्यू इनकम टैक्स बिल के बारे में। ये मैंने थोड़ा सा आपको बजट के बारे में हल्की सी इंफॉर्मेशन दे दी, क्योंकि बजट में ये नए जो टैक्स स्लैब थे ये रखे गए थे, और नए इनकम टैक्स बिल में भी जो टैक्स स्लैब हैं वो यही रखे गए हैं, उनमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया। इसकी जानकारी के लिए मैंने ये आपको थोड़ा सा बजट समझाया था। अब बात करते हैं आगे की। तो देखिए, न्यूज़पेपर की पूरी हेडलाइंस बनी हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने गुरुवार को संसद में एक नया आयकर बिल पेश किया है। यह लोकसभा में पास हो चुका है। ठीक है, तो जानते हैं इस बिल के बारे में क्या क्या खास बातें होने वाली है। आप डिटेल में देख सकते हैं, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, एनडीटीवी हो, या ये इंडिया टुडे हो, सभी में इसकी चर्चा जो है की जा चुकी है। हमें आपको डिटेल में जानकारी देनी होती है, इसलिए हम पूरा रिसर्च करके आपके पास डिटेल लेकर आते हैं, ताकि कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर आपके दिमाग में ना रहे। तो अगर आगे बात करें, सबसे पहले नए इनकम टैक्स बिल क्यों बनाया गया। सबसे पहली बात यह है कि पुराने वाले में क्या दिक्कत थी, तो नए वाला क्यों बनाया गया। तो अगर बात करें नए वाले की, तो इस नए टैक्स बिल का मकसद कानून को क्या है, सरल बनाना है और स्पष्ट बनाना है। ठीक है, नए बिल में लगभग 3 लाख शब्द जो हैं वो क्या कर दिए गए हैं, कम किए गए हैं। यानी कि पहला जो इनकम टैक्स बिल था उसमें से 3 लाख शब्द ऐसे हैं जो हटा दिए गए हैं और इसको छोटा कर दिया गया है। इससे कानून को अधिक सुगम और समझने में आसानी होगी, साथ ही बेहतर अनुपालन होगा सुनिश्चित करने में, और टैक्स सिस्टम को पारदर्शी बनाने में, यानी कि टैक्स सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने में आसानी मिलेगी। ठीक है जी। नए इनकम टैक्स बिल को पहले हम क्या कहते थे, आयकर कानून 1961। ठीक है जी। इस पुराने कानून में कुल कितने पन्ने थे, 880 पन्ने थे। और नए कानून की अगर बात करें तो नए कानून में 880 से घटकर कितने पन्ने रह गए हैं, 622 पन्ने रह गए हैं। ठीक है जी। इसमें ज्यादातर सब सेक्शन जो थे, देखो एक तो होता है सेक्शन और फिर उसके क्या होते हैं सब सेक्शन। तो इसमें ज्यादातर सब सेक्शन को जो है वो क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया है। और नए कानून जो आ रहा है इसको हम क्या कहेंगे, इनकम टैक्स एक्ट 2025 कहा जाएगा। ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि इस टैक्स को लागू करने से क्या फायदा हुआ, कि स्पष्टता बढ़ रही है, ये समझने में सरल हो रहा है, और जो बहुत सारे सब सेक्शन थे उनको हटा दिया गया है, लगभग 3 लाख शब्दों को कम कर दिया गया है, और 880 पन्ने जो थे उनको कम करके 622 पन्ने कर दिए गए हैं। तो उम्मीद है यहां तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब बात करते हैं कि नए बिल का मसौदा बनाने में कितनी मशक्कत हुई, यानी कि गवर्नमेंट कब से इस चीज पर लगी हुई थी और गवर्नमेंट ने क्या क्या इस चीज को लाने के लिए काम किए हैं, उनके ऊपर भी बात करने वाले हैं। अगर बात करें नए इनकम टैक्स बिल को आसान और समझने लायक बनाने के लिए गैर जरूरी जो प्रावधान थे उनको हटाने के लिए 20,976 ऑनलाइन सुझाव जो है वो गवर्नमेंट ने लिए थे। देखिए, गवर्नमेंट ने ऑनलाइन सुझाव मांगे थे आम जनता से कि आप हमें बताएं कि नए इनकम टैक्स बिल में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो हमें ऑनलाइन जो सुझाव मिले गवर्नमेंट को, वो 20,976 ऑनलाइन सुझाव मिले।
इनका गवर्नमेंट के द्वारा काफी अच्छे से विश्लेषण किया गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको लेकर मशवरा किया गया। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के जो आयकर विभाग हैं उन्होंने अपना इनकम टैक्स एक्ट जो है वो पहले चेंज किया है, तो उनसे भी इनके सुझाव लिए गए कि क्या क्या चीज़ हमें करनी चाहिए। और 2009 से लेकर 2019 तक इस इनकम टैक्स से रिलेटेड जितने भी दस्तावेज तैयार किए गए थे उनका भी अध्ययन किया गया। ठीक है जी। और अगर बात करें क्या कि कितनी बड़ी टीम ने इस चीज को अंजाम दिया नए इनकम टैक्स बिल को लाने के लिए। देखिए, विभाग में करीब 150 अफसर थे जिनकी एक कमेटी बनाई गई और इस कमेटी ने इस पूरे के पूरे नए इनकम टैक्स बिल को अंजाम दिया। नए बिल को अंतिम रूप देने के लिए 60,000 से ज्यादा घंटे लगे। ठीक है जी। तो आपको समझ में आया होगा कि इस पूरे इनकम टैक्स बिल को बनाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रयास किए और किस तरीके से काम किया। आगे अगर बात करें तो अब जानते हैं कि क्या इस बिल में क्या क्या चीजें खास होने वाली हैं, क्या क्या चीजें खास हैं। तो सबसे पहली अगर बात करूं, पुराने बिल में इस्तेमाल किए जाने वाले जो जटिल शब्द थे उनको क्या बना दिया गया है, आम जनता को समझने के लिए आसान बना दिया है। जैसे कि एक शब्द था नोट विद स्टैंडिंग, इसको चेंज करके क्या कर दिया गया है, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। नोट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है बावजूद। ठीक है। और इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग का मतलब क्या होता है कि बिना किसी चीज पर ध्यान दिए या बिना किसी चीज की परवाह किए। तो ये शब्द जो है वो आसान है किसकी अपेक्षा, नोट विद स्टैंडिंग। हालांकि ये शब्द छोटा है लेकिन ये कई बार एक सेंटेंस को समझने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्रिएट हो जाता था और लोग समझने में दिक्कत महसूस समझते थे कि बावजूद क्या है, बल्कि यहाँ अच्छा शब्द बहुत डिटेल में समझाया गया है कि इसका मतलब असलियत में क्या है, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, यानी कि बिना किसी चीज की परवाह किए। कोई भी क्लोज आपका बनाया गया हो, उसमें कोई बात करी हुई हो कि इस चीज की बिना परवाह किए हम इस चीज को मानेंगे। ठीक है। तो पहले वहां पर बावजूद शब्द यानी कि नोट विद स्टैंडिंग प्रयोग किया जाता था, अब किया जाएगा इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, यानी कि चीजों को आसान बना दिया है समझने में। अगर बात करें अब फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर जो होते थे, पहले दो चीज होती थी, एक तो फाइनेंशियल ईयर और एक असेसमेंट ईयर। इन दोनों की जगह एक नया ईयर लॉन्च किया गया है जिसका नाम होगा सिर्फ टैक्स ईयर। यानी कि इन दोनों का कन्फ्यूजन दिमाग में रहता था कि फाइनेंशियल ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है। कई बार लोग फाइनेंशियल ईयर को असेसमेंट ईयर समझ बैठते थे, तो इन चीजों को लेकर कन्फ्यूज रहता था। और अब इसको नया नाम दिया गया है, सिर्फ दोनों की जगह एक चीज प्रयोग होगी जो कि क्या होगी, टैक्स ईयर। टैक्स ईयर जो है हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहेगा, जैसे कि वित्तीय वर्ष रहता है। कोई भी फाइनेंशियल ईयर होता है, यानी कि बैंकिंग का आपने सिस्टम देखा होगा, तो बैंकिंग फाइनेंशियल ईयर भी किस तरीके से काम करता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक काम करता है अगले साल का। ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप कोई भी व्यवसाय बीच में शुरू करते हैं तो उसका टैक्स ईयर भी जो है वो कब तक माना जाएगा, जब तक वित्तीय वर्ष है। इसका मतलब क्या है, अगर कोई फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चल रहा है और उसके बीच में आपने अप्रैल से शुरू हो गया फाइनेंशियल ईयर और आपने अक्टूबर को कोई बिजनेस शुरू कर दिया, तो अक्टूबर से 31 मार्च तक ही जो आपकी इनकम होगी उसे ही जोड़ा जाएगा, पूरा एक साल नहीं जोड़ा जाएगा। जैसे कि आप कहो कि हमने अक्टूबर से बिजनेस शुरू किया है, तो अक्टूबर से अक्टूबर तक एक साल हमारा जो होगा उसकी इनकम जोड़ी जाएगी, ऐसा नहीं होगा। फाइनेंशियल ईयर जो होता है उसके दायरे में ही आपकी इनकम कैलकुलेट होगी, भले ही आप 1 अप्रैल से बिजनेस शुरू करें या 1 अक्टूबर से या 1 दिसंबर से, कैलकुलेशन 31 मार्च पर जाकर रुक जाएगी। ठीक है। तो ये चीजें भी, इससे क्या होगा, इससे आपको समझने में आसानी होगी। पूरे साल का आपका सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं है, आप और हम किस तरीके से काम करें, जिस तरीके से भारत का फाइनेंशियल ईयर काम कर रहा है कि आप अपना एक अप्रैल से आप अपना सिस्टम बनाएं और 31 मार्च तक सिस्टम बनाएं, उसको पूरा फाइनेंशियल ईयर बनाएं, अपनी इनकम कंसीडर करें और भारत के इनकम टैक्स के अनुसार उसको कंपेयर कर सकते हैं आप। ठीक है। तो ये चीजें काफी आसान हो जाएंगी।
फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर के बीच तमाम लोग कंफ्यूज हो रहे थे और यहाँ हम आपको बेहतर और आसान शब्दों में बता रहे हैं कि दोनों के बीच अंतर क्या है। और भी डिटेल में मैं बता देता हूँ आपको कि इन दोनों में क्या अंतर होने वाला है। देखिए, अगर आप इनकम टैक्स यानी कि आईटीआर फाइल करते हैं तो आपने फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर के बारे में जरूर सुना होगा। फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर को लेकर अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं। फाइनेंशियल ईयर को हिंदी में क्या कहा जाता है? वित्त वर्ष कहा जाता है। और शॉर्ट में इसे बात करें तो शॉर्ट में इसे FY लिखा जाता है। वहीं अगर हम असेसमेंट ईयर की बात करें तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं? आकलन वर्ष कहा जाता है। और संक्षेप में यानी कि शॉर्ट में हम इसको AY लिखा जाता है। ठीक है। कई बार लोग फाइनेंशियल ईयर को ही असेसमेंट ईयर समझने की भूल करते हैं, तो आइए इनके बीच अंतर हम डिटेल में बात करते हैं क्या होता है। अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर की तो साल भर की जो अवधि है जिसमें आप कमाई करते हैं उसे फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। सरकार की ओर से पेश किया जाने वाला बजट भी फाइनेंशियल ईयर के लिए ही पेश किया जाता है। कोई भी फाइनेंशियल ईयर यानी कि वित्त वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। इस हिसाब से 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक की अवधि को वित्तीय वर्ष 2023-24 कहा जाएगा। यानी कि आपने जो 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक जो आपने इनकम कंसीडर की है अपनी, उसको हम क्या कहेंगे कि ये आपकी इनकम है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। जो हमारे एडवांस टैक्स होते हैं और TDS होते हैं वो भी फाइनेंशियल ईयर में ही चुकाए जाते हैं, क्योंकि ये दोनों टैक्स आपकी संभावित आमदनी के अनुमानित पर गणना की जाती है। देखिए, एडवांस टैक्स होता है, TDS होता है, इनको हम फाइनेंशियल ईयर में ही क्या करते हैं? चुकाते हैं, क्योंकि ये हमारी जो संभावित आमदनी होती है उसके आधार पर कैलकुलेट किए जाते हैं। वास्तविक देनदारी कितनी होगी ये हमें आकलन वर्ष के बाद ही पता चलता है। यानी कि जो हमारा आकलन होता है हमारी इनकम का, असेसमेंट ईयर जो होता है उसमें पता चलता है कि हमारी वास्तविक आमदनी कितनी थी। जब उसकी हम गणना कर लेते हैं तब वास्तविक आमदनी पता चलती है और उसके हिसाब से फिर टैक्स जो है जमा किया जाता है। ठीक है, उम्मीद है ये चीजें आपको समझ आई होंगी। अगर आगे बात करें तो आगे एक चीज आती है कि असेसमेंट ईयर। वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर अभी आपको मैंने समझाया कि 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक पूरा आपका क्या कहलाएगा? 2023-24 वित्त वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर कहलाएगा। बात करें असेसमेंट ईयर क्या होता है फिर। असेसमेंट ईयर क्या होता है? जैसे ही हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, फाइनेंशियल ईयर खत्म कब होता है? 31 मार्च को खत्म होता है। और 31 मार्च के तुरंत बाद 1 अप्रैल से आपका असेसमेंट ईयर शुरू हो जाता है, जिसमें गवर्नमेंट आपकी इनकम जो आपने इनकम की है उस पूरे की गणना करती है। इसलिए उसे क्या कहा जाता है? आकलन वर्ष। आपकी इनकम को आंकती है तो उसे क्या कहा गया? आकलन वर्ष। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप अगर किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आप 31 या 30 तारीख तक जितने भी दिन काम करते हैं उसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट तैयार की जाती है, कितने दिन आप आए, कितने दिन आप नहीं आए। और उसके सारे के सारे आकलन प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद 7 तारीख को आपकी इनकम जो है वो आपके अकाउंट में आती है। ठीक है, आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आती है। तो जो 31 से 7 तारीख तक का जो टाइम होता है, ये कंपनियां ज्यादातर इसको किस रूप में प्रयोग करती हैं? आकलन दिनों के रूप में प्रयोग करती है। इसी तरीके से जब आप अपने फाइनेंशियल ईयर की कमाई कर चुके होते हैं, वित्तीय वर्ष में आप अपनी कमाई कर चुके होते हैं 31 मार्च तक, उसके बाद गवर्नमेंट 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से क्या करती है? आपकी इनकम का आकलन करना शुरू करती है। ठीक है, और उस आकलन के हिसाब से फिर बाद में आपको क्या करना पड़ता है? टैक्स जमा करना होता है। ठीक है जी। जैसे कि 2022-23 तक की फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक था। तो इस वित्त वर्ष के लिए जो असेसमेंट यानी कि आकलन वर्ष होगा वो 1 अप्रैल 2023 से शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही 31 मार्च 2023 तक आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, उसके तुरंत बाद 1 अप्रैल 2023 से आकलन वर्ष शुरू हो जाता है। आपकी इनकम की आकलन किया जाएगा। ठीक है जी। अब बात करें पिछले वित्तीय वर्ष की कुल कमाई
कितने टैक्स की देनदारी हुई, ये हमारा आकलन वर्ष में ही तय किया जाएगा और उसके हिसाब से हमको इनकम टैक्स दाखिल करना होगा। इनकम टैक्स दाखिल करने की जो आखिरी तारीख होती है वो होती है 31 जुलाई की। ठीक है, अगर आपने इनकम टैक्स जो है वो आपका वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक आपकी इनकम कंसीडर होगी, फिर उस इनकम का आकलन किया जाएगा और आकलन करने के बाद जो आपको टैक्स देना है या टैक्स भरना है उसकी लास्ट तारीख है 31 जुलाई 2023। ठीक है जी, यानी कि आप टैक्स तो भर रहे हैं 2022-23 का, उसका टैक्स आप 31 जुलाई 2023 तक भरेंगे। इसी बीच क्या होता है, इसी बीच आपका अगला फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है। तो उन चीज़ों में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि चल क्या रहा है, कि अभी हम 2022-23 का ही इनकम टैक्स भर रहे हैं और अब कौन सा चल सका है, 2023-24 चल चुका है। इस चीज़ को मैं डिटेल में आपको अभी समझा देता हूँ। ये कुछ चीज़ें आपको बताई गई हैं, जैसे कि कर वर्ष में क्या क्या चीज़ें होंगी और पुरानी प्रणाली में फाइनेंशियल ईयर ये होता था, फिर आकलन वर्ष ये होता था। इन चीज़ों को डिटेल में लिखा गया है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकली एग्जाम्पल समझा देता हूँ हाल फिलहाल में लेकर। जैसे कि सपोज करो आपने 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक की जो भी इनकम की है वो आपका वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की आमदनी कंसिडर की जाएगी। ठीक है, 31 मार्च के जैसे ही 31 मार्च खत्म होगा 1 अप्रैल 2024 से आपका आकलन वर्ष शुरू हो जाएगा। आकलन का मतलब है आपने जो इनकम कमाई है, अब गवर्नमेंट वो ये भी तो देखेगी ना कि आपने इनकम कमाई कितनी है, आपकी सारी सोर्स क्या क्या है। तो उससे इनकम टैक्स क्या करता है, आपकी सारी इनकम को पहले आंकता है। तो आकलन वर्ष एकदम शुरू होता है 1 अप्रैल 2024 से शुरू हो जाता है और वे कहते हैं कि आप जो है अपनी जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 की जो आपकी ITR है वो आपको लास्ट तारीख कब है, 31 जुलाई 2024 को आपको भरनी ही भरनी है। अब आप 31 जुलाई 2024 को जो इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं वो भर रहे हैं 2023-24 के लिए। ठीक है जी, जो 2023-24 में आपने 31 मार्च तक इनकम कमाई है उसके लिए आप टैक्स भरेंगे 31 जुलाई 2024 को। अब मुद्दा ये है कि जैसे ही 31 मार्च खत्म होता है 1 अप्रैल, इसी बीच 1 अप्रैल 2024 से एक नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है जो कि कौन सा होता है, 2024-25। ठीक है जी, अब आप एक बात बताएं, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक एक फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष खत्म हुआ। उस वर्ष खत्म होने के बाद दूसरा वित्तीय वर्ष शुरू होगा या नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो 31 मार्च के बाद अगला फाइनेंशियल ईयर 23-24 के बाद कौन सा होगा, 24-25। और ये शुरू कब से हो जाएगा, 31 मार्च के तुरंत बाद 1 अप्रैल 2024 से शुरू होगा और खत्म कब होगा, 31 मार्च 2025 में। इसीलिए इसे 2024-25 का क्या कहा जाएगा, फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष। ठीक है, अब आपको देखने वाली चीज यो है क्या कि 2023-24 के लिए आपने इनकम टैक्स भरा, अब कब भरा, 31 जुलाई 2024 में। तो ये कहा जाता है कि पिछले साल की रिटर्न, इसको क्या कहा जाता है, फाइनेंशियल ईयर को पिछला साल कहते हैं कई बार लोग। ठीक है, तो पिछले साल की इनकम टैक्स की जो रिटर्न है यानी कि टैक्स है जो आप भर रहे हैं वो कब भर रहे हैं, 2024 में। ठीक है, यानी कि पिछले साल का टैक्स आपने अगले साल तक भरा और उसी अगले साल में नया फाइनेंशियल ईयर 2024-25 भी शुरू हो चुका था। तो इन चीज़ों को लेकर बहुत कन्फ्यूजन रहता था क्या कि भाई ये फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, ये असेसमेंट ईयर क्या होता है। होगा तो अभी भी यही, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर जो ये कन्फ्यूज करने वाले शब्द हैं इनको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है और एक शब्द लाया है जिसे क्या कहा जाएगा, कर वर्ष। हालांकि ये कर वर्ष जो चलेगा वो भी 1 अप्रैल से कहाँ तक चलेगा, 31 मार्च तक चलेगा। यानी कि जो आपको टैक्स देना है वो देना है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक और उसके बाद फाइनेंशियल असेसमेंट नाम का कोई शब्द नहीं रहेगा, वो खत्म है। कि आपको जो टैक्स देना है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक देना है और टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख जो रहेगी वो 31 जुलाई ही रहेगी, गवर्नमेंट का ऐसा कहना है।
तो यानी कि जो अलग अलग शब्द प्रयोग किए गए थे कि फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर, लोग इसमें कंफ्यूज होते थे कि फाइनेंशियल ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है। आप इनको छोड़ो, गवर्नमेंट ने कहा आप सिंपल सी चीज़ याद रखो, क्या कि आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो भी आपकी आमदनी हुई है उसके हिसाब से जो टैक्स बैठता है वो आप 31 जुलाई को जमा कर दो, मामला खत्म। और ये जो आप टैक्स जमा करोगे उसे हम टैक्स वर्ष कहेंगे। यानी कि अगर आप 23-24 के लिए टैक्स जमा करते हो तो उसे टैक्स वर्ष क्या कहा जाएगा, 2023-2024। सिंपल भाषा में बिल्कुल आम आदमी को समझने के लिए बिल्कुल आसान चीज़ें कर दी गई हैं। उम्मीद है मैंने आपको जो डिटेल समझाई है वो आपको समझ में आ गई होगी। आगे अगर बात करें, आगे क्या है, क्या इस से मेरी टैक्स की फाइलिंग कोई प्रभावित होगी? अब जब हम टैक्स भरेंगे तो टैक्स जब हम भरने वाले हैं तो इससे बिल्कुल प्रभावित तो होगी होगी, लेकिन प्रभावित जो होगी वो एक पॉजिटिव वे में होगी, यानी कि सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा इस पर। क्या प्रभाव पड़ेगा कि ये दो दो अलग अलग शब्द थे, इनके बीच की गड़बड़ खत्म। यानी कि ऐसा होता था कि एक सीए होता था, सीए ही इन चीज़ों को समझ पाता था, चीज़ें क्या होती हैं। आप और हम के समझ में नहीं आता था चीज़ें क्या चल रही हैं। अब आपको और हमें आसानी से चीज़ें समझ में आ गई है। उम्मीद है जैसे मैंने आपको समझाया है इसी में आपको समझ में आ गया होगा। अब टैक्स फाइल करना आपके लिए कितना आसान है, ठीक है। जैसे कि आपको सिर्फ एक शब्द याद रखना होगा, जो कि बस क्या होगा कि हम टैक्स वर्ष का जो है टैक्स भरेंगे, ठीक है। कर की समय सीमा वही रहेगी जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप टैक्स जो भरोगे उसकी लास्ट डेट क्या रहेगी, 31 जुलाई रहेगी। 31 जुलाई तक आपको टैक्स हर हाल में भर देना है, ठीक है जी। तो जितने भी व्यवसाय हैं, जिसने भी कंपनियां जो चल रही हैं और जो भी पेशेवर लोग हैं, दो अलग अलग वित्तीय वर्षों में निमटने की बजाय आपको एक ही बेहतर ढंग से आप ट्रैक कर सकते हैं। यानी कि आप लोग भी क्या करें, आप लोग भी फाइनेंशियल ईयर से फाइनेंशियल ईयर तक की अपनी इनकम जोड़ें और इसी के हिसाब से अपनी प्लानिंग करें। तो उससे क्या रहेगा, कंपनी और गवर्नमेंट के बीच में एक स्पष्टता बन जाएगी, क्या है को लेकर, टैक्स सिस्टम को लेकर। अगर आगे हम बात करते हैं तो वेतन संबंधी सभी प्रावधान आसानी से समझने के लिए एक ही जगह पर ला गए हैं। पहले क्या होता था, जब हम टैक्स रिटर्न फाइल करते थे तो अलग अलग अध्यायों का संदर्भ लेना पड़ता था। यानी कि अलग अलग अध्यायों को हमें स्टडी करनी पड़ती थी, हमें सिर्फ क्या भरने के लिए, इनकम टैक्स भरने के लिए, ठीक है। जो कि सेक्शन 10 के तहत पहले दी जाने वाली जो कटौती थी, जो मसलन ग्रेजुएटी थी, लीव इनकैशमेंट था, या फिर पेंशन कंप्यूटेशन था, इन सबको अब एक ही जगह लाकर क्या कर दिया है, एक ही चैप्टर बना दिया है जिसका नाम क्या होगा, सैलरी चैप्टर। अलग अलग आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ने की उनकी स्टडी करने के लिए, सिर्फ एक जगह आप जाएंगे जो कि क्या होगा, सैलरी चैप्टर। उसमें ही आपको सब कुछ मिल जाएगा कि कौन सी कटौती आपकी होनी है इनकम टैक्स में से, ठीक है। अगर विवादों की बात करें तो विवाद जो होते थे इनकम टैक्स को लेकर, उनके लिए डीआरपी यानी कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल बनाया गया है। नए कानून में कई सारे नियम आसान कर दिए गए हैं जिससे मुकदमेबाजी जो है कम हो जाएगी और टैक्स विवाद जल्दी सुलझेंगे, ठीक है। इससे आम जनता के साथ सरकार को भी काफ़ी क्या होगा, फायदा होगा। देखिए अगर डिस्प्यूट होते हैं तो गवर्नमेंट का भी टैक्स का लेकर कहीं ना कहीं पंगा फंस जाता है, तो गवर्नमेंट को भी नुकसान होता है। अगर डिस्प्यूट होगा ही नहीं या कम से कम होगा, अगर हो भी गया तो जल्दी निपटारा हो जाएगा उसका, तो उससे गवर्नमेंट को भी फायदा होगा। अब टैक्स विवादों को लेकर जल्दी निपटने के लिए डीआरपी के फैसले को स्पष्ट रूप से पेश किया जाया करेगा, ठीक है जी। लंबित टैक्स असेसमेंट खत्म होंगे या नहीं होंगे, इनके ऊपर बात करें। जो पहले लंबे टाइम से जो लंबित टैक्स हैं उनको लेकर क्या चीजें रहेंगी, तो बात करते हैं सरकार द्वारा इनकम टैक्स बिल के तहत जो लंबित टैक्स असेसमेंट हैं उनको खत्म नहीं करेगी अभी सरकार। उनका निपटारा पुरानी व्यवस्था के हिसाब से ही क्या होगा, किया जाएगा। कई बार लोग सोचते हैं कि हमारा जो पुराना विवाद चल रहा है लंबित टैक्स असेसमेंट है जिसका आकलन अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है, ऐसा हो जाता है कई बार टैक्स कम था ज़्यादा जुड़ गया, कुछ भी डिस्प्यूट अगर हो जाता है, तो अगर कोई लंबित टैक्स असेसमेंट पड़ा हुआ है उसका निपटारा अभी फिलहाल पुरानी व्यवस्था के आधार पर ही होगा, नई व्यवस्था के हिसाब से नहीं होगा। कुछ सवालों की भी बात करते हैं, क्या पुराने और नए सेक्शन की कोई मैपिंग उपलब्ध होगी? बिल्कुल होगी जी। आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर सेक्शन वाइज मैपिंग उपलब्ध कराई जाएगी कि सेक्शन जो हैं उनके हिसाब से पूरी मैपिंग होगी आपकी, ठीक है। पुराने व नए प्रावधान कैसे एक साल में अस्तित्व रहेंगे, कि ये जो साल चल रहा है इसमें पुराने और नए साल जो प्रावधान है वो उनको अस्तित्व में किस तरीके से रखेगी सरकार, इसको लेकर भी एक क्वेश्चन है। देखिए बिल में रिपील और सेविंग्स
क्लाउज में संबंधित वर्षों के लिए अनुपालन के अलग अलग पहलुओं का उल्लेख किया गया है। ये पुराने कानून के तहत अर्जित सभी अधिकारों और दायित्वों की रक्षा करेंगे। यानी कि बिल में दो शब्द प्रयोग किए गए हैं, तो रिपील और सेविक्स क्लाउज, दो क्लाउज डाले गए हैं जो पुराने और नए सिस्टम को क्या करेगी, पुराने और नए अधिकारों के दायित्व को की क्या करेगी, रक्षा करेगी कि पुराने अधिकार कैसे सुरक्षित रहें और नए अधिकार कैसे सुरक्षित रहें। ठीक है, आगे अगर बात करें कि अब क्रिप्टो करेंसी, माफ कीजिएगा, अब क्रिप्टो करेंसी और अन्य डिजिटल एसेट्स को भी कैपिटल एसेट माना जाएगा और उन पर भी टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है जी, तो जितने भी हमारे डिजिटल एसेट्स होते हैं जैसे कि आपकी क्रिप्टो करेंसी, उनको भी क्या माना जाएगा, अब क्या माना जाएगा, उनको उनको कैपिटल गेन टैक्स माना जाएगा, उन पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। कुछ चीज़ें अलग होंगी, जैसे कि जो सट्टे वाली एप्लीकेशन होती हैं, सट्टेबाजी या जितनी भी ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं आप सट्टा का जहाँ से खेलते हैं, या फिर आपकी जो क्रिकेट जो खेलते हैं, जो हमारी क्रिकेट वाले ड्रीम 11 जैसी एप्लीकेशन होती हैं, इनसे जो आप पैसा कमाते हैं उन पर भी क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। इन सारी चीज़ों पर टैक्स आपका लगने वाला है। आपकी कोई लॉटरी, अगर आपकी कोई लॉटरी लगी है तो लॉटरी की जो इनकम होगी, जो आपको इनकम होगी, उस पर जो प्रॉफिट होगा उस पर भी आपका टैक्स लगने वाला है। ठीक है जी, टेबल के जरिए टीडीएस और टीसीएस के प्रावधान को समझना आसान बनाया गया है। यानी कि टीडीएस और टीसीएस के लिए सरकार ने क्या बना दिया है, पूरी टेबल बना दिया है। टेबल के तहत आप उसको आसानी से समझ सकेंगे, क्योंकि लिखे हुए शब्दों को समझना कई बार कठिन हो जाता है। अगर आपके पास टेबल है तो टेबल से आप आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, देश में रहने वाले भारतीय, एनआरआई और जहां स्रोत पर कटौती यानी कि टीडीएस की जहां भी जरूरत नहीं है, वैसे मामलों में भुगतान के लिए अलग अलग टेबल बनाई गई है कि अगर भारतीय हैं, एनआरआई हैं या कुछ ऐसे स्रोत हैं जिनमें टीडीएस की कटौती की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है, तो उनके लिए अलग से टेबल बनाई गई है, उसमें उसको समझाया गया है। लास्ट पेज की बात करते हैं, तो नया बिल कानून कब बनेगा, मेन चीज ये है। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लोकसभा में बिल को पेश किया है, जहां से बिल क्या हो गया है, पास भी हो गया है। अब इसे संसदीय समिति के पास भेजा जाएगा और समिति की सिफारिश के बाद इसे संसद में फिर से पेश किया जाएगा और संसद से मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति की सहमति मिलने पर यह इनकम टैक्स कानून क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। अब आपको समझ में आया होगा इसके लागू होने का प्रोसीजर क्या रहेगा। लोकसभा से पास हो गया है, संसद की समिति के पास जाएगा, फिर उसकी सिफारिशों के बाद वापस संसद में आएगा, फिर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलेगी, उसके बाद ये नया टैक्स जो है वो लागू हो जाएगा। मंजूरी मिलने पर यह नया कानून 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा और वित्तीय वर्ष 2026-27 से प्रभावी हो जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया है। तो नया जो वो बनेगा आपका कानून, वो कहाँ से वित्तीय वर्ष उसका शुरू होगा, वो होगा 1 अप्रैल 2026 से। आपका नया जो बिल बनेगा या नया कानून बनेगा ये आपका प्रभावी हो जाएगा, अगर इसको राष्ट्रपति जी के द्वारा मंजूरी मिल जाती है। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी मैंने काफ़ी डिटेल में आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं। अब आपका फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर को लेकर कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। एक सिंपल चीज़ याद रखनी है, जो कि क्या होगी, टैक्स ईयर। अब आपको सभी को ये चीज़ें आसानी से समझ आ जाएगी। जो जानकारी हमने आपको दी है ये आपको कैसी लगी, इसको आप कमेंट करके बताएं। और ऐसी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, ऐसी वीडियो आप पसंद करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।